नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन पाथ में आपका स्वागत है। हम आज इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास 2 में आर्थिक प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे देशों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ काम करती है। हमारे देश में कौन सी प्रणाली काम करती है, यूएसए में क्या काम करता है, तो हम इसके बारे में आज गहनता से जानेंगे। और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कौन सी प्रणाली कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसमें क्या अच्छे तत्व शामिल है और क्या उसकी बुराइयां है, और क्या इसकी आलोचना किस बेस पर इनकी की जाती है। जो आज का मनुष्य है वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर है। बहुत सारी ऐसी वस्तु है, बहुत सारी सेवाएं हैं जिनके बगैर वो रह नहीं सकता। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है वो मानव की परम आवश्यकता होती है। जैसे भोजन सबकी एक आवश्यकता है, भोजन के बगैर कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। जल भी एक सबकी आवश्यकता होती है, आवास, वस्त्र इत्यादि बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती है जो मनुष्य को चाहिए होती है। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि इन आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए। सबसे पहले जो हमारे सामने जो चुनौती आती है वो ये आती है कि इन चीज़ों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और दूसरी चुनौती हमारे सामने ये आती है कि इन चीज़ों का सर्जन कैसे किया जाए, कैसे इनका उत्पादन किया जाए, कैसे इनको पब्लिक तक पहुंचाया जाए। ये हमारे लिए एक समस्या है। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि इनका उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। भाई अगर कोई उत्पादन करेगा भी तो क्यों उत्पादन करेगा इनका, क्यों वो निवेश करेगा अपना पैसा इनके उत्पादन करने में। हर कोई यही चाहता है कि उसे लाभ हो। अगर आप भी कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आपका भी परम लक्ष्य यही होगा कि आपको लाभ की प्राप्ति हो। भाई तभी तो आप पैसा लगाएंगे। आप कोई भी व्यवसाय होता है, कोई कारोबार होता है, उसकी शुरुआत आप करते हो तो आपका प्रथम उद्देश्य यही होता है कि आपको उस व्यवसाय से लाभ हो और अधिक से अधिक लाभ हो। यह आपका पहला उद्देश्य रहता है। इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार की प्रणालियाँ सामने आती है। पहली प्रणाली होती है बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है गैर बाजार, तीसरी को कहते हैं मिश्रित। उसमें कुछ बाजार के और कुछ गैर बाजार के तत्व शामिल होते हैं। हम इनको अब तीनों को विधिपूर्वक जानेंगे, एक के बाद एक को हम समझने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास हम करेंगे। हम शुरुआत करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था से। इसकी जो अवधारणा है वो एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं एडम स्मिथ। उसने अपनी पुस्तक थी उसकी एक वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, उसमें इसका जिक्र किया है इस अवधारणा का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं थे वो हम जानने का प्रयास करेंगे। उसने सबसे पहले ये बात कही है कि भाई कोई आदमी अगर कोई धन लगाएगा तो वो अपने निजी स्वार्थ से ही धन लगाएगा। उसका कोई ना कोई मतलब लाभ उसमें छिपा होगा। वो भी चाहता होगा कि मुझे इससे कुछ लाभ प्राप्त हो। भाई आप भी तो कुछ धन कमाने के लिए कुछ शुरुआत करते हो, तो ऐसे ही उसका काम है। जो ये बाजार अर्थव्यवस्था होती है इसमें श्रम के विभाजन का सिद्धांत भी दिया गया है। इसका मतलब होता है कि कोई कार्य होता है, उस कार्य के अनेक हिस्से कर दिए जाते हैं और हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है। जो आदमी जिस कार्य में विशेषज्ञ होता है उसे वही काम लिया जाता है। ये नहीं कि मतलब आपसे आता तो कुछ और है और काम आपसे कुछ और लिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपसे जो कुछ भी काम आता है आपसे वही काम लिया जाएगा। अगर आप एक इंजीनियर है तो आपसे इंजीनियर का ही काम लिया जाएगा। अगर आप मोची है तो आपसे मोची का ही काम लिया जाएगा। इससे क्या होता है, उत्पादन में तो वृद्धि होती है और जो वस्तु होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है उसमें भी वृद्धि होती है। बाजार अर्थव्यवस्था में जो आदमी उत्पादन का कार्य करता है उसको अदृश्य हाथ कहा गया है। अदृश्य हाथ के स्वस्थ परिचालन के लिए एक उचित वातावरण का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ वातावरण से जो संबंध है वो बाजार से लिया गया है। जो बाजार होता है एकदम बाजार मांग और आपूर्ति पर कार्य करता है। यानी जिस चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा होगी उसकी आपूर्ति भी उतनी ज़्यादा करनी होगी। अगर बाजार में किसी वस्तु की मांग कम है तो आपूर्ति भी कम हो जाती है। सोच के चलो कि बाज़ार में कोई वस्तु है और उसको खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, तो उसकी उपलब्धता बाज़ार में हमें करानी होगी। उसका उत्पादन भी उसी स्तर से होगा जिस स्तर से उसकी मांग है। जो मांग और आपूर्ति होती है इन्हें बाज़ार की शक्तियाँ कहते हैं। और ये बाज़ार की शक्तियाँ ही निश्चय करती है कि किस वस्तु का उत्पादन होना है और कितना उत्पादन उसका होना है और किस मूल्य पर उसको बेचना है। इन सारी बातों का निर्धारण इन्हीं बाज़ार की शक्ति द्वारा होता है। इससे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा आती है।
जैसे कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने किसी वस्तु का उत्पादन किया, तो कोई दूसरी कंपनी भी आएगी, वो कंपनी भी ये चाहेगी कि मेरी भी बिक्री हो, मेरी भी वस्तु कोई आदमी खरीदे। तो वो क्या काम करती है, अपनी वस्तु का जो मूल्य होता है उसको कम कर देती है, और जब मूल्य कम हो जाता है तो उस कम वाले मूल्य वाली वस्तु को आदमी ज़्यादा खरीदते हैं। तो ऐसे जो वो दूसरी कंपनी थी तो उसके मूल्य ज़्यादा थे, तो उसकी जो बिक्री होती है वो कम हो जाती है, और जिसका मूल्य कम होता है उसकी बिक्री ज़्यादा हो जाती है। तो फिर कोई तीसरी कंपनी आती है, वो फिर अपना मूल्य उससे भी कम कर देती है। जब जिसका मूल्य सबसे कम होगा, आदमी उसी वस्तु को फिर ज़्यादा खरीदता है। इस अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए सरकार की तरफ से लेसिस फेयर की नीति अपनाई जाती है। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि लेसिस फेयर होता क्या है। लेसिस फेयर में क्या होता है कि सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल कम होता है, नहीं के बराबर हस्तक्षेप होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो सरकार होती है वो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती। अगर उत्पादन करती है तो वह नाम मात्र का उत्पादन करती है। बाकी का जो सारा उत्पादन होता है वो निजी हाथों में ही होता है। कोई मतलब कोई संस्था जो निजी स्वार्थ के लिए चलाई जा रही है, वे उसको उत्पादन करती है, कोई व्यक्ति उत्पादन करता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा किसी भी कंपनी पर कोई कर नहीं लगाया जाता। अगर लगाया जाता है तो केवल नाम मात्र का ही कर लगाया जाता है, वरना कोई कर नहीं लगाया जाता। जो ये बाजार अर्थव्यवस्था थी, इसकी कुछ खामियां भी रही है, लोगों ने इसका विरोध भी किया है। इसमें जब कोई भी उत्पादन जब निजी हाथों में पहुंच जाता है तो उसकी कीमत वो अपने अनुसार तय करता है। जब वस्तुओं की कीमत वो अपने अनुसार तय करता है तो वो अच्छी कीमत तय करता है, बहुत उच्च कीमत तय करता है। लेकिन बाज़ार में क्या होता है कि उसको खरीदने वाले कम होते हैं। अब समाज में गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं। अमीर लोग तो उसको जल्दी खरीद लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो वो वस्तु जो महंगी है वो खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या हो कि जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। उनके पास क्रय शक्ति नहीं थी, उस वस्तु को खरीदने की जो शक्ति होती है उसको क्रय शक्ति बोलते हैं, वो उनके पास नहीं थी। और इसमें इसका कोई उपाय भी नहीं किया गया था, और सरकार द्वारा भी राज्य हित के लिए कोई कल्याणकारी कोई भी स्कीम नहीं चलाई गई, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो गरीबों के हित में हो और समाज का जिससे कल्याण हो। ऐसी कोई योजना सरकार ने नहीं चलाई। सब कुछ निजी हाथों में ही था। निजी कंपनी उत्पादन करती थी, वे मूल्य तय करती थी, कितना उत्पादन करना है, कितना उसका मूल्य तय करना है, ये सब निजी हाथों में ही था। सरकार की हस्तक्षेप की नीति इसमें थी, तो इसका बहुत ही बुरा असर अर्थव्यवस्था पे झलकता है। जब 1929 में महान मंदी का दौर शुरू हुआ, तब इस बाजार अर्थव्यवस्था को इस महान मंदी से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। उस महान मंदी का असर ये हुआ कि जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, जो अमीर थे और अमीर हो गए, और अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर था वो बहुत हो गया। इससे आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा हो गई, और सरकार का रोल भी बिल्कुल नाम मात्र का ही रोल था। सरकार ने कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जो जनता के हित में हो, राज्य के हित में हो, समाज के हित में हो। 1936 में एक अर्थशास्त्री जिनका नाम जेम्किंस था, उन्होंने एक अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसका जिक्र अपनी पुस्तक में किया। और उस पुस्तक में जो 1929 में जो महान मंदी आई थी, वो किस वजह से मंदी आई थी, उन कारणों की भी चर्चा की गई है। और उस मंदी से उभरने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। कीन्स ने बताया कि अगर आपको इस महान मंदी से निकलना है तो आपको गैर बाजार अर्थव्यवस्था को भी अपनाना होगा। आपको कुछ तत्व गैर बाजार अर्थव्यवस्था के भी बाजार अर्थव्यवस्था में सम्मिलित करने होंगे, और तब जाकर उस महान मंदी से उभरने में सफलता हासिल हुई और एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में गैर बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।